जय हिंद दोस्तों। और आज मैं लेके आया हूँ वर्क एनर्जी पावर के जेई मेन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे जेई मेन अप्रैल में जो आया था मॉर्निंग सेशन में, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेशो ऑफ पावर आपको दो मोटर की एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। मोटर की कन्फिगरेशन कुछ इस तरीके से है कि एक मोटर 300 किलो पानी 5 मिनट में जो है एक 100 मीटर गहरे वेल से कुएं से निकालती है, वेरेज दूसरी मोटर 50 किलो पानी 2 मिनट में निकालती है। तो आपको इस इंफॉर्मेशन के साथ कि वो कितना काम करती हैं कितने समय में, आपको बताना है कि इनका जो पावर्स का रेशो है वो कुछ इस एक्सप्रेशन के साथ रिलेट करके इस एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए इसका स्टार्टिंग कुछ ऐसे होगी। हमारे पास पहली है मोटर 1, तो वो जो जनरेट करेगी पावर 1, तो पावर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वर्क 1/T1। अब देखिए पहली मोटर जो काम करेगी उसको निकालने के लिए हमें चाहिए वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले F1 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय T1। सिमिलरली अगर मैं मोटर 2 की बात करूँ उसकी कन्फिग्रेशन की, तो P2 इज इक्वल टू जो वर्क डन वहाँ पे होगा कितने समय में होगा, T2 इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स जो भी होगी इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय T2। मैंने दोनों तरफ डी डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिखा बिकॉज 100 मीटर गहरे ही कुएं से निकाल रहा है। अब यहाँ पे F1 और F2 की जो बात है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे वो बहुत ट्रिवियल है बट फिर भी देखिए, जब आप एक कुएं से जो कि 100 मीटर गहरा है लगभग, उससे अगर आप पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक नीचे लगती है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर पर, और एक आप एफ अप्लाइड फोर्स लगा रखते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जहाँ पे वर्क की रिक्वायरमेंट हो और हमें कुछ स्पेसिफिक वर्क डन निकालने के लिए बोला जाए, जैसे पावर निकालने के लिए बोला था लेकिन उसका इंटरमीडिएट पार्ट था कि हमें फोर्स भी निकालनी थी, तो हमको ये एज्यूम करके चलना है कि जो अप्लाइड फोर्स होगी वो एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही होनी चाहिए, ताकि ये सिस्टम एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ ऊपर आए। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको डिफाइन करना होगा पहले ही, बिकॉज अगर एक्सेलरेट आप फोर्स को ज़्यादा इससे मैग्नीट्यूड में लेते हैं देन सिस्टम विल एक्सेलरेट, तो हमें और भी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ जाएंगी। तो टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स, अगर गिवन भी नहीं है तब भी आप जो अप्लाइड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल एफ जी के बराबर मानेंगे, यानी वो एम जी ही रहने वाला है। इस कंसीडरेशन के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको पता है F1 वाले केस में मास अलग था, तो M1G इंटू मैंने D करा यहाँ पे T1। सिमिलरली यहाँ पर M2G आ जाएगा क्योंकि फोर्सेस तो बाय मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही होगी। यहाँ पे D करा और यहाँ पे T2 करा। अब मुझे अगर बोला जाता है P1/P2, तो देखिए मैं एक बार ऐसे ही P1/P2 कर लेता हूँ। तो P1/P2 करने पे मेरे को एक्सप्रेशन M1GD डिवाइडेड बाय T1 और यहाँ पर दूसरी तरफ M2GD और यहाँ पर T2। अब देखिए मैं G से G काट सकता हूँ, D से D काट सकता हूँ, तो ओवरऑल जो पावर P1/P2 का एक्सप्रेशन बचा, P1/P2 वो बचा बेटा M1T2 और डिवाइडेड बाय M2T1। अब हमारे पास देखिए M1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट मोटर वाले केस में 300 किलो और टाइम लिया था T2 आया बेटा, T2 टाइम है दूसरी मोटर का, यानी 2 मिनट है, तो उसको 2 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 60 सेकेंड में हो गया। सिमिलरली M2 है दूसरी मोटर के लिए जो कि गिवन है हमें 50 kg, तो यहाँ पर 50 लिखते हैं। देन T1, तो T1 टाइम है पहली मोटर में जो टाइम लग रहा था 5 मिनट, तो 5 मिनट है उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये पोर्शन में हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी एक्सप्रेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। ये 50 बन जा 50 और 56 जा, तो बेसिकली 6 टू जा 12 और ये 12/5 आ गया। तो अब देखिए रेशो आपके पास आ गया, उसको अब रिलेट करना है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। तो P1/P2 जो कि बेटा है 12/5 इज इक्वल टू 3√x डिवाइडेड बाय √x प्लस 1। अब जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स को, तो देखिए क्या हो जाएगा, 12√x प्लस 12, ठीक है, अब इधर 5 ले जाएंगे, इज इक्वल टू 15√x। अब भाई यहाँ पे 12 इधर ही रहने दीजिए और 12√x को दूसरी तरफ ले जाइए RHS में, तो ये हो जाएगा 15 - 12 यानी कि 3√x
और यहाँ पर रूट एक्स इज इक्वल टू 3 4 × 12 तो 4 आ गया। यहाँ पर हो गया आपका दोनों तरफ ये ऐसे एक्सप्रेशन आ गया, रूट एक्स इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यह जाएगा x इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो आई थिंक x इज इक्वल टू 16 ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन ए। तो यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक था, आपको बस पावर्स जनरल फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी थी, बट उसके रेशो को रिलेट कर दिया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। और ऐसा काफ़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम के साथ जेई मेन में होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाएगा जस्ट फॉर टेक्निक पर्सपेक्टिव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है 13 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में ही आया था इसी साल। तो दो बॉडी हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जीज का रेशो दे रखा है 16:9 और बोला है दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, तो उनको आपको मासिस का रेशो भी बताना है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इनके बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो एक छोटे से लेवल पे मैं डिराइव कर देता हूँ ताकि आप याद रखें। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जेनरिक फॉर्मूला होता है ½ mv²। आप क्या करिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ m मल्टीप्लाई करिए, तो m², यहाँ पे भी m मल्टीप्लाई करा, या मैं यहीं करके दिखा देता हूँ m/m। तो ये फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, देखिए m²/m। ये मैंने मल्टीप्लाई करा, इस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फॉर्मूले में। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं अब mv को, मोमेंटम हम जानते हैं mv का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है, तो यहाँ पे ½ p²/m, तो ये आपका बेसिकली जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया मोमेंटम के रिलेशन में। अब इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करना है। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे कर लूँ कि यहाँ से अब 2km इज इक्वल टू p² होता है, तो ये रूट में ऐसा आ जाएगा। ये फॉर्मूला है एक स्टैंडर्ड, ठीक है। आप इसको अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखूँ। मैंने इस तरीके से प्रेफर किया बिकॉज मोमेंटम सेम बोल रखा है, सेम लीनियर मोमेंटम। तो सेम लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है, सेम लीनियर मोमेंटम, तो जो P1 इज इक्वल टू P2 है, तो यहाँ पे पहले वाले के लिए 2k1m1 आ जाएगा और दूसरे वाले के लिए आ जाएगा 2k2m2। ठीक है, आप दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 2 से 2 भी हट जाएगा अगेन, तो k1/k2 इज इक्वल टू m2/m1। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको काइनेटिक एनर्जीज का रेशो दे रखा है 16:9। अब वो पहली वाली थी k1:k2 या k2:1, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं दोनों में से, लेकिन आपसे बोला है कि मासिस का रेशो बताओ। तो अगर आपने बाय एजम्पशन k1/k2 को 16/9 एज्यूम किया है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका m1/m2 के रिस्पेक्ट में आपको सॉल्यूशन बताना होगा। यानी अगर आप k1/k2 को 16:9 एज्यूम करते हैं तो आंसर में m1/m2 ही सॉल्यूशन ढूंढिएगा, क्योंकि अगर आप k1/k2 का यहाँ पे ऐसे रेशो लिखेंगे तो वो आपको गिवन ही है 16:9 और आप लोगों के लिए इस तरीके से सॉल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि भाई कोई बच्चा कहेगा मासिस का रेशो भी कितना है 16:9, लेकिन ये गलत हो जाएगा, बिकॉज जो रेशो आप पहले प्रिडिक्ट करके चलते हैं वही रेशो मासिस का भी आपको उसी सेंस में लेना है। तो अगर हमने k1/k2 को 16:9 बोला था, तो सिमिलरली मेरा m2/m1 यहाँ से मुझे दिख रहा है वो भी कितना हो गया 16:9। लेकिन अगर मैं बात करूं m1/m2 का रेशो कितना हो गया, m1/m2 इज इक्वल टू 9/16, तो जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड रिलेशन और उसके साथ ही उसका बस रेशो कैलकुलेट करना था, कोई इशू नहीं था इसमें। अब देखिए अगला ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है सबसे। लिखा है एक ट्रक और कार मूव कर रही है, दोनों की कंडीशन क्या है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ओके, एनर्जी सेम है। अब इनको रेस्ट में लाया गया ब्रेक लगा के, तो इक्वल रिटार्डिंग फोर्स इनको प्रोवाइड करी गई और दोनों ही सेम डिस्टेंस चलकर रेस्ट में आ गई। ये बिल्कुल पॉसिबल है बिकॉज एक एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम थी, दोनों के मास और वेलोसिटी में डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन दोनों की एक एनर्जी थी वो सेम थी। तो अब इस एनर्जी की अगर आप बराबर एक जैसी रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे तो ये सेम अमाउंट के डिस्टेंस पे ही जाके रुकेगी। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि कार जो मूव करती है वो
टुवार्ड्स ईस्ट की तरफ टर्न लेती है, फिर मूव करती है नॉर्थ की तरफ, स्पीड जो है अनचेंज रहती है। देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है, ईस्ट फिर नॉर्थ, तो आपको बोल रखा है कि एक्सेलरेशन 0 है। तो बेटा देखिए एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का मतलब है आपकी वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या यूं कह लीजिए, मैं लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन कब कहलाएंगे, जब आपका स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाए और स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो जाए। स्पीड, ठीक है, स्पीड बोल लीजिए या वेलोसिटी बोल लीजिए। अब देखिए अगर किसी केस में स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर, बट डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स लगानी पड़ती है। दैट्स वाई डायरेक्शन चेंज होने पे मोशन एक्सेलरेटेड ही कहलाती है। तो यहाँ पे जो ये बोल रखा है ना एक्सेलरेशन ऑफ ए कार इज 0, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो हो गया स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है इनकरेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन बी जो है इसे फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका एक परफेक्ट आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये है, ये भी जेई मेन जो है, ये 8 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक बुलेट दे रखी है जिसका मास 0.1 kg है, वो 400 मीटर पर सेकंड से जाके हिट करती है एक वुडन ब्लॉक पे, जो काफ़ी मतलब कोई साइज उसका नहीं गिवन है यहाँ पे, बस ये बता रखा है 3.9 kg का है वो। तो यहाँ से देखिए एक आइडिया देखिए, 3.9 और 0.1 तो 4 हो जाएगा कंबाइन होके। लेकिन चलिए एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर रखा है, बुलेट जो है उस ब्लॉक के ऊपर जब हिट करती है तो एम्बेडेड हो जाती है, यानी उसमें जड़ जाती है, उसके अंदर ही पेनिट्रेट करके उसका पार्ट बन जाती है। फिर उसके बाद ये पूरा सेटअप मूव करता है, यानी अब जो है ब्लॉक जो रखा था उसके ऊपर बुलेट ने ऐसे एम्बेडेड किया, अब ये पूरा सेटअप एक साथ मूव कर रहा है, जिसे हम कोलिजन की भाषा में जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, सॉरी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है आपका, फिर ये चलने के बाद क्या हुआ कि 20 मीटर चला है ये पूरा सेटअप। तो देखिए यहाँ पर एक बुलेट आ रही है, ये जाकर इस पर्टिकुलर ब्लॉक में हिट करी। जब ये हिट करी बेटा, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 400 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ हिट करा इसने, इसका पार्ट बन गया और ये सेटअप फिर आगे बढ़ा। ठीक है, ये पूरा सेटअप आगे बढ़ा और लगभग 20 मीटर तक गया है। तो ये 20 मीटर सेपरेशन तक गया है। तो हमसे पूछा है कि इस जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, रफ सरफेस था, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ये जो ब्लॉक जब यहाँ से मूव करेगा इस पूरा सिस्टम, तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो इस तरह क्वेश्चन में, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, वो लगा के हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यानी अगर हम सॉल्यूशन लिखें, हम लिखेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें पता है, देखो इनिशियली जो है सिर्फ बुलेट ही थी, तो इसको देखो हम बुलेट लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे टर्म्स चलेंगे। तो यहाँ पर एम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो इनिशियली जो है बुलेट ही थी, तो मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, पी फाइनल में अब बुलेट और जो ब्लॉक है वो एक हो गया है, तो दोनों का मास तो अब एक साथ जुड़ेगा, मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बी एल ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक को बी एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये तो टोटल मास हो गया, जुड़ गए। अब इन दोनों की क्या वेलोसिटी होगी जो अननोन है, जो हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब जो v है आपका, v वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा एम वी वी बी और डिवाइडेड बाय एम वी प्लस एम वी एल। ठीक है, अब जस्ट वैल्यू डालनी है तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। v इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट कितना है 0.1 kg और वेलोसिटी थी बेटा 400, मास ऑफ बुलेट अगेन 0.1 और प्लस ये जो मास ऑफ ब्लॉक है ये 3.9 है। तो इन दोनों को देखो टोटल ही करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3.9 प्लस ये 4 ही हो जाएगा 0.1। अब 4 बन जा 4 और यहाँ पर ये 100 और 100 इंटू 0.1 बेसिकली हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो आप कि क्वेश्चन यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया कि जब ये इसके अंदर हिट करेगी तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड।
अब आपके पास इसको सॉल्व करने के दो अप्रोचेज हैं कि अब आपका क्वेश्चन देखिए सिंपल बन गया। अब मैं क्वेश्चन को अगर यहाँ पे डिसाइड करूँ, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया कि एक ब्लॉक है, एक मास है 4 kg का, क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर देते हैं, वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक सरफेस है नीचे और सरफेस से वो केवल 20 इतनी वेलोसिटी उसकी इनिशियल थी, 20 मीटर चलने के बाद वो रुक गया। ठीक है, तो भाई सरफेस में ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन फोर्स होगी जो उसकी एनर्जी को डिसिपेट करेगी, जिसकी वजह से रुकेगा। इसे आप रिटार्डिंग फोर्स भी बोलते हैं कि रिटार्डेशन होगी, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 आ गई। एक कंडीशन है। अब इस कंडीशन को देखते हुए दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। पहला, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ पे पहला लगाता हूँ, यहाँ पे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, देखिए जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, यानी जितनी भी, जब ये बॉक्स यहाँ से मूव किया तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी बाद में किस में चलेगी, फ्रिक्शन में। तो हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो थी यहाँ पर वो चली जाएगी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन में। तो वो कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एम जी तो फ्रिक्शनल फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट जो हुई थी 20। तो आप यहाँ पे एम से एम काटिए, आपके पास म्यू आपको निकालना था, तो म्यू इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर और यहाँ पे जी और डी। अब देखिए ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। हाफ वेलोसिटी थी बेटा 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, जी की वैल्यू 10 है, डी आपका 20 मीटर है, तो यहाँ पे 10 बन जा 10, 10 10 जा 100, तो म्यू इज इक्वल टू 10/40। तो ये कट गया बेसिकली 1/4, और 1/4 का मतलब म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.25। ठीक है, आई थिंक ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन ये हो गया एक मेथड। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था, जो स्टूडेंट यूजली वाला भी अप्रोच करते हैं, वो क्या है कि आप ये एज्यूम कर लीजिए इसे एक काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम। काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम ऐसे कि आपके पास u गिवन है, u कितना आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और v कितना आपका 0 मीटर पर सेकेंड, और जो आपको डिस्टेंस गिवन है कितना चला है वो है 20 मीटर। तो आप यहाँ पर कई फॉर्मूले लगा सकते हैं। जैसे पहला हम ये वाला लगाते हैं, v इज इक्वल टू, ये सेकेंड मेथड है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, तो v 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, u आपका 10 का स्क्वायर है 100 है, यहाँ पे प्लस 2a और यहाँ पे 20। ठीक है, तो ये हो गया -100 इज इक्वल टू 40a। ठीक है, अब यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस का 100/40। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ये हाँ, अब एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन से आप वो फोर्स भी निकाल सकते हैं। ये एक्सेलरेशन माइनस में आई बिकॉज ब्रेक्स लग रहे हैं ना। तो अब एक्सेलरेशन आपकी निकलने के बाद आप जानते हैं F इज इक्वल टू ma भी होता है, लेकिन ये फोर्स क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कोई और फोर्स है नहीं, ब्रेक वाली फ्रिक्शन ही है, तो आप इसको म्यू एम जी के बराबर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मास कितना था, 4 kg, एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखिए। मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 10/4 इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू, और m की जगह, m को मैं शायद यहाँ ही काट लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, m को m मैंने काट लिया, तो एक्सेलरेशन लिखा म्यू जी। तो बेसिकली क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू 10/4, और नीचे g आएगा, तो g की वैल्यू भी यहाँ पे ऐसे g आएगा, तो g की वैल्यू भी 10 ही होती है, और 10 से 10 कट के ये 1/4। तो यहाँ से भी जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.25 आ सकता है। यानी काइनेमेटिक्स का भी इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं, और एनर्जी का कंजर्वेशन इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे स्टार्टिंग में मोमेंटम को कंजर्व करके आपने वेलोसिटी निकाली, और बाद में आपने जो है क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके कि वो क्या कह रहा है, एनर्जी कहीं दे रहा है, एनर्जी विब्रेट हो रही है, ब्रेक्स लग रहे हैं, उस हिसाब से आपने फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी निकाल दी। तो एक काफ़ी यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला जो है हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, तो ये है हमारा अब लास्ट का क्वेश्चन, जो कि बेसिकली डायरेक्टली मैं कहूँ एनसीईआरटी का, इस चैप्टर का अगर आप खोलेंगे, सीबीएसई में जो एनसीईआरटी होती है बुक हमारी, उसका पहला ही सवाल है एक्सरसाइज का। तो आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि वर्क के साइन के कन्वेंशन के ऊपर बात करी जाती है। जैसे एक आदमी लिफ्ट कर रहा है बकेट को कुएं से, रोप उसने बांधी हुई है, तो
वर्क डन बाय मैन। देखिए अगर आप कोई भी चीज़ उठा रहे हैं बेटा, मान लीजिए ये बकेट है और इसको ऐसे ऊपर उठाया जा रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है और फोर्स अप्लाइड भी करी जा रही है। तो अगर आप अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं और फिर भी ऊपर की तरफ ही बकेट उठ रही है, दोनों फोर्स एक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, अप्लाइड फोर्स भी उधर है, तो वर्क पॉजिटिव आना चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है वर्क डन बाय द मैन, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। दूसरा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है। देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, 180 डिग्री एंगल, तो ये नेगेटिव वर्क है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तीसरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। तो देखिए ये नीचे ऐसे गिर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स तो अपोज ही करेगी, तो फ्रिक्शन उस तरफ है, ये स्लाइड इस तरफ कर रहा है, तो अगेन नेगेटिव वर्क होना चाहिए, हम पॉजिटिव दे रखा है, तो ये भी गलत है। डी क्या है, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स इन अ बॉडी मूविंग इन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो। देखिए अप्लाइड फोर्स तो काम करेगी, लेकिन यहाँ पर दूसरी फोर्स भी एक्ट कर रही होगी, जिसमें रफ हॉरिजॉन्टल है तो फ्रिक्शन फोर्स भी होगी, तो वर्क हम इसलिए जीरो नहीं कहेंगे कि एक फोर्स तो लग रही है एफ अप्लाइड और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगी उस सरफेस पे, इन दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी, तब जाके वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा होगा। लेकिन यहाँ इन्होंने बोल दिया कि अप्लाइड फोर्स जीरो ही काम कर रही होगी, तो ऐसा नहीं है, अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव काम कर रही होगी, नेट फोर्स जीरो काम कर रही होगी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रही है। लास्ट में, वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। हाँ ये ठीक है, अगर कोई पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है और रेसिस्टिव फोर्सेज है मीडियम में, तो देखिए जब मान लीजिए ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है ये, ठीक है, इस तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो रेसिस्टिव फोर्स ऐसे लग रही होंगी, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरफ है, रेसिस्टिव फोर्सेज इस तरफ है, तो अगेन नेगेटिव वर्क होगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो आई थिंक ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हुआ, ये रहा, और ऑप्शन ई करेक्ट हुआ। तो बी एंड ई जो है इसके ओनली सॉल्यूशन है करेक्ट वन। तो होपफुली ये आपको सब समझ में आया होगा, और कोई भी अपने डाउट्स हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।